सूडान में जिस तरह से गृह युद्ध के हालात है और कई जो भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं, भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है और कई जो भारतीय वहाँ पे जो फंसे लोग हैं उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और उन्हीं में से जो है एक अशरफ खान जो है नागपुर के, वो भी उस सूडान जिस तरह से गृह युद्ध वहाँ छिड़ा है वहाँ से बच के निकले। हमारे साथ मौजूद है सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि किस तरह के हालात सर वहाँ पे है, आप कब वहाँ पे पहुँचे हैं, उसके बाद किस तरह का मंजर वहाँ पे आपने देखा है? मैं वहाँ पर 11 तारीख की सुबह पहुँचा, खर्तूम जो सूडान का कैपिटल है, और मेरी वापसी वहाँ से 18 तारीख की थी। लेकिन बदकिस्मती से 15 तारीख को ही वहाँ पर जो मिलिट्री के 2 कमांडर्स थे उनके आपस में ही क्या बोलते अपना ये जंग शुरू हुई, जिसके की जानकारी ना तो हम लोगों की थी ना तो वहाँ के रहने वाले किसी बाशिंदों की थी। हुआ ये कि सबसे पहले जब उन्होंने 15 तारीख को अटैक किया तो सबसे पहला अटैक उन्होंने किया प्रेसिडेंट हाउस पे और एयरपोर्ट पे, जिस एयरपोर्ट से खर्तूम से हम लोग अपना निकले थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर में आने के लिए, उसी एयरपोर्ट पे उन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद में सबसे उन्होंने काम किया कि पूरे रनवे को उन्होंने ख़राब किया, डैमेज कर दिया। और एक सऊदी एयरलाइंस का काफ़ी प्लेन्स थे, सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो सऊदी एयरलाइंस के उन्होंने एक फ़्लाइट को उन्होंने आग लगा दी। उसके बाद का जो आलम था वो इतना खौफनाक और इतना ये था क्योंकि दोनों जो ग्रुप थे, दोनों ग्रुप के जो कमांडर्स थे वो मिलिट्री से रिलेटेड लोग थे। एक तो जो वहाँ की मिलिट्री है और दूसरा आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स करके। और मैं समझता हूँ कि मैं वहाँ से फिर 27 तारीख को वहाँ से निकला। 16 तारीख को एम्बेसी ने एक गूगल फॉर्म करते हम लोगों को मोबाइल पे दिया कि आप इसके ऊपर अपनी पूरी डिटेल्स भेजिए, अपनी लोकेशंस भेजिए, एंड विल ट्राई टू गेट यू एवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक मैसेज सिर्फ हमको मिलता है कि आप पोर्ट सूडान पहुँचिए, और मैं जहाँ था वहाँ से पोर्ट सूडान 1200 किलोमीटर था। मतलब समझ के चलिए कि मैं अगर नागपुर में हूँ तो मुझे कहा जा रहा है कि आप दिल्ली पहुँचिए। ऐसे तमाम पूरे तरीके से जितने भी मुल्क में लोग फंसे थे सबको पोर्ट सूडान पहुंचने की क्या बोलते हैं नोटिस और मैसेजेस इन लोग ने डालने लगे। लेकिन कहीं भी इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप जहाँ से है वहाँ से पोर्ट सूडान पहुंचने के लिए आपके पास में कोई ज़रिया है क्या, कोई इंतज़ाम है क्या, या आप वहाँ पर जहाँ है वहाँ पर खाने का कुछ इंतज़ाम है क्या, आप किस तरीके से रह रहे हो, किसी ने भी नहीं पूछा। और जब हम एम्बेसी में फ़ोन लगाते थे तो ना तो वहाँ से जवाब आता था और ना ही कोई फ़ोन उठाता था। हम वहाँ से 27 तारीख को किनाना शुगर फैक्ट्रीज जो वहाँ से 1200 किलोमीटर पोर्ट सूडान है, वहाँ से हमने कंपनी को रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको सिर्फ मदनी जो वहाँ से 350 किलोमीटर था वहीं तक छोड़ सकते हैं आपको, क्योंकि वहाँ तक ही हमारे पास में डीजल और पेट्रोल का इंतज़ाम है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप बंद हो चुके थे। हम जब मदनी पहुँचे रात में 7 बजे तो वहाँ मदनी की पूरी सिटी की लाइट नहीं थी, पूरा सिटी अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे तैसे हमने 2 लाख सूडानी पाउंड दे के टिकट ब्लैक में ख़रीदी पोर्ट सूडान तक के, जो वहाँ से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर था। और जब हम बस में बैठे तो हम सिर्फ 2 ही इंडियन थे और बाकी की बस में सारे सूडानीज़ और सीरियंस थे। तो जब मैं अल्लाह का शुक्र है कि उस पूरे 1000 किलोमीटर 900 किलोमीटर के रास्ते में जो पूरा डेज़र्ट और पहाड़ियाँ, मीलों पहाड़ियाँ, वन वे रोडों की हालत ख़राब, हम पूरे वक्त यही सोचते हुए आए कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बस का ब्रेकडाउन हुआ तो ना तो कोई हम बस बनाने वाला है, ना हमारे को कोई पानी पिलाने वाला मिलेगा। लेकिन अल्लाह का एहसान ये रहा कि पूरे रास्ते में 8-10 जगह कहते हमारी बस को रोका गया, लेकिन जो लोग हमको रोके वो मिलिट्री के ही लोग थे। एक जगह ऐसा हुआ कि उन्होंने मिलिट्री के लोगों ने, क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट था वो खार्तूम के मेरे ऑफिस में ही रह गया, मेरी कलीग का भी ऑफिस में रह गया, हम लोग बगैर पासपोर्ट के वहाँ से निकले थे। तो वो लोग ने बोला कि पासपोर्ट चाहिए। मैंने बताया कि उनको मेरा पासपोर्ट ऑफिस में रह गया, तो थोड़ा बहुत क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वहाँ सारी अरबी है, किसी तरीके से मैंने फिर उनको समझाया कि हमारे को ये स्थिति में हम लोग जा रहे हैं और हम लोग पोर्ट सूडान को पहुँचना है। तो अल्लाह का शुक्र ये रहा कि कल के रास्ते में कहीं भी हमको, मुझे, मेरी बस में जो भी लोग 10-12 मरतबा आए चेकिंग के लिए वो सारे मिलिट्री के लोग थे। पोर्ट सूडान पहुँचे तो वहाँ से मुख्तलिफ़ जगह से जो लोग पोर्ट सूडान पहुँचे थे उसमें से कई लोग मुझे ऐसे मिले कि जिनको लूट लिया गया। अशरफ जी, मुझे ये बताएं कि 1200 किलोमीटर का काफ़ी बड़ा सफ़र होता है, नागपुर से दिल्ली इतना बड़ा सफ़र है, इस दौरान सड़कों पे क्या हालात थे, किसी तरह का डर, किस तरह का माहौल था वहाँ पे, वो थोड़ा बताएं।
क्योंकि मेरे साथ में मेरे एक स्टाफ की बच्ची थी और वहाँ पर काफ़ी एट्रोसाइट्स की रिपोर्टें आ रही थी वुमेंस के साथ में। मुझे पूरा रास्ता एक ही खौफ रहा कि अल्लाह जो भी हो जाए, कम से कम मुझे कोई आरएसएफ का ऐसा बंदा ना मिले कि अगर खुदा ना खास्ता उस बच्ची के ऊपर अगर कल से कोई होता और अगर मैं कुछ बोलता तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था सीधी सीधी गोली के। लेकिन अल्लाह का एहसान रहा कि उस रास्ते में रास्ता बड़ा खौफनाक था, मिलिट्री के लोग रोकते गए, हम लोगों को निकलते गए, लेकिन उस रास्ते के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे ऐसा लगे कि कहीं कोई वो हो रहा है या बॉम्बिंग हो रही है या गोलियां चल रही है। उस रास्ते पे कहीं ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन जब पोर्ट सूडान में पहुंचा तो ऐसे कई लोग मुझे मिले जिन्होंने बताया कि हम लोग पूरे उसी रास्ते से आए जहां पर ये सब चलते रहा और लूटपाट भी बहुत सारी हुई है। तो बस कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई ठीक है, जब हम पोर्ट सूडान पहुंच गए, वहाँ से वारशिप जो INS तेग उसने हमको कल लिया, वो बिठाया, बहुत अच्छी सर्विस दी, बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, हमको जिद्दा पहुंचाया। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से आज जंग वहाँ चल रही है तो मैं समझता हूँ कि 20,000 20-25 हज़ार के ऊपर डेड बॉडीज़ आज कल ते उमदुरमान, दारफूर, मरवी और ख़र्तूम में होगी, क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं है, कोई कलते अपना उठा के अपने घर ले जाने वाला नहीं है। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कोई भी घर से बाहर निकला, क्योंकि लूटपाट शुरू है, बैंक लूट लिए गए हैं, दुकानें लूट ली गई है। मुझे जिद्दा में कई ऐसी गुजराती फैमिलीज़ मिली जो 40-40, 50-50 सालों से वहाँ थी। उन लोगों ने सब अपना सरमाया, पूरी ज़िंदगी का सरमाया छोड़ के वो लोग हिंदुस्तान आ गए। अब वो लोग कब वापस जाएंगे, कैसी उनकी दुकानों की हालत होगी, क्या उनके मकानात होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अशरफ साहब, ये भी है कि जिस तरह से दो मिलिट्री प्रमुख वहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं, आप भी वहाँ थे, मिलिट्री वालों से या कुछ लोकलिजन से आपके किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा था? क्या उनकी तरफ से आपको लोकल सपोर्ट मिल रहा था? नहीं, मतलब वहाँ तो हालात ऐसे थे कि सिर्फ एम्बेसी ही हम लोगों के टच में जो थी, जितनी भी थी, क्योंकि ऐसा मिलिट्री का कौन रिस्पॉन्सिबल आदमी है या कोई है, लेकिन इतना ज़रूर था कि जो रास्ते में हम लोगों को जो मिलिट्री के जो लोग बंदे जो मिले तो उन्होंने ऐसा हमारे साथ कोई सख्ती बरती नहीं। उन्होंने ये सिर्फ इतना थोड़ा सा पूछ-पाछ किया और फिर हम लोगों को जाने दिया। लेकिन अगर बहुत लोगों को RSF के भी लोग मिले तो उन्होंने तो समझ लो जो भी था उनका वैल्यूएबल लैपटॉप ये वो सारा लूट लिया, उन्होंने सब रख लिया, पैसा रख लिया, कैश रख लिया, जेवर रख लिया। लेकिन ज़ाती कलते अपना मतलब माली नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा ज़ाती नुकसान किसी को भी नहीं हुआ। जो सूडानी लोग हैं उनकी किस तरह के हालात है वहाँ पे, इसके हाँ, बारे तो में? मतलब वो ये समझ लीजिए कि अब सूडान ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब तक अब ये जो जो दोनों कर्नल है उसमें से जब तक एक आध ख़त्म नहीं होता, जब तक सूडान के अंदर जंग रुकेगी ही नहीं। और हम लोगों को भी इत्तला दी जा रही थी कि जब तक ये कलते अपना फॉरेन नेशनल्स कलते इस मुल्क में है तब तक के जो थोड़ा बहुत भी आप लोगों को दिख रहा है वो कम है, लेकिन जैसे ही पूरे नेशनल्स ख़त्म हो जाएंगे ये वार बहुत दूसरी तरफ ले लेगी, ये सिविल वार में कन्वर्ट हो गई है। हमने जिस तरह से न्यूज़ चैनल में देखा, काफ़ी भयानक मंजर था, हर जगह गोली बारूद आग की खबरें थी। फैमिली में किस तरह से डर था, और आपको भी इस तरह से कोई वाक़या बता सकते कि ऐसा लगा कि नहीं ये मुश्किल है, अब थोड़ा बचना मुश्किल है, इस तरह का कोई वाक़या? हाँ, ये और फैमिली की तरफ से कुछ खास कम्युनिकेशन हो रहा था आपका? हाँ, मतलब 2-3 दिन में कभी नेट अगर मिल गया और तो हम लोग फैमिली में तो मैं तो ज़्यादातर क्या बोलते हैं अपनी कोई फ़ोटोज़ लेके ही सिर्फ भेज पा रहा था, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर कॉलिंग भी बराबर नहीं हो पा रही थी। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि मैं सेफ़ हूँ, ताकि घर वालों को ये मुतमईन रहे कि भाई मैं सेफ़ हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ 27 तारीख को निकला तब मैंने घर वालों को बोला कि मैंने अब अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है और मैं कब कैसे पहुंचूंगा मुझे भी पता नहीं है। ये 1200 किलोमीटर रास्ता कहाँ से जाएगा, किधर से जाएगा, कौन रास्ते में मिलेगा, क्या होगा हमारे साथ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। बस अल्लाह से आप दुआ करिए और मैंने भी अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। ज़िंदगी रहेगी तो आपसे मिलूँगा और नहीं रहा तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। इसलिए सर फिर अब वहाँ सूडान से आप जिद्दा पहुँचे हैं, वहाँ पे किस तरह के हालात थे? सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के सपोर्ट मिला है? वॉरंटियर्स भी खासकर वहाँ पे कई सारे थे। जब हम लोग शाम में 5 बजे हम वारशिप पे बैठे, 7 बजे वो चली जिद्दा के लिए, हम सुबह 9 बजे जिद्दा पहुँचे। जब आप जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचे तो जिद्दा के बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट के जो उनके मुलाजिम रहे होंगे, अब हम तो उनको जान नहीं पाए, लेकिन उनके ड्रेस के हिसाब से उनके मिलिट्री उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को रिसीव किया। उन्होंने हम लोगों को वो झंडा दिया जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और फूलों का एक वो दिया और हम लोगों को बोला नाउ यू आर वेरी सेफ़। और फिर वहाँ उनकी बसेस लगी रही,
इमीडिएट हम लोगों को इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में शिफ्ट किया गया। जब वहाँ आ गए तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी के लोग, और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा मोहम्मद अयूब हकीम करके एक जो प्रेसिडेंट है इंडियन पिलग्रिम वेलफेयर फोरम के, ये इन्होंने बताया कि कुछ वो है इंडियन, लेकिन कुछ वक्त उन्होंने बम्बई में भी कॉलेज में रहे हैं वो, तो उनको का एक हम लोगों से एक बड़ा ख़ास लगाव हो गया। उनके करीब करीब मैं समझता हूँ कि पूरे उसमें ऑपरेशन में पूरे करीब 1000 वॉलंटियर्स वो बता रहे थे, वो हज में भी वो करते। तो उन्होंने खाने का भी जो अरेंजमेंट हुआ वहाँ पर, जो लुलू मार्ट है यूसुफ अली जो कहते बेंगलोर के, उनकी तरफ जानिब से हम लोगों को दोनों तीनों टाइम का खाना दिया गया। खाना भी बहुत बेहतरीन था, स्कूल बहुत बेहतरीन थी, हर क्लास में एसी था, सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने वहाँ पर प्रोवाइड करके रखी थी हमको। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि नहीं, अब इंशाल्लाह हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। आपके अलावा और भी कई कंट्रीज़ के लोग थे, इंडियंस की भी काफ़ी सारे लोग थे, कई कई स्टेट्स के थे, उनसे किस तरह से बात होती थी? उसमें अब कैसे अपना, कुछ तो मुझे बॉम्बे के व्यापारी मिले जो कपड़ों के व्यापारी थे, उन लोगों का भी काफ़ी पैसा वहाँ पर डूबा, क्योंकि रमज़ान के अंदर उन लोगों जो कपड़े देते थे वहाँ पर सप्लाई करते थे, उनके पेमेंट जो है उनको रमज़ान में मिलता था चांद रात के दिन, तो वो लोग को भी बहुत नुकसान हुआ। फैज़ान खान करके मुझे एक ऐसा बंदा वहाँ में मिला जो करीब करीब 14 साल से वो वहाँ था। उसने सूडानी से ही वहाँ शादी कर ली थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसने अपनी बीवी और बच्चे को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास में इंडियन पासपोर्ट नहीं था और ये इवैक्यूएशन सिर्फ इंडियंस के लिए था। उसके लिए बहुत वो मतलब धारों आंसू रो रहा था। जब मेरे को मिला तो मैंने उससे बात की, तो मतलब 14 साल से मैं हूँ, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ चलते, मेरी कार, मेरा मतलब सब कुछ मैंने वहाँ छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दी, और मैं अकेले, क्योंकि वहाँ पर हालात ऐसे बन गए कि अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं वापस क्या बोलते दोबारा जाऊँगा। और मैंने जो मेरी बीवी थी सूडानी, उसको एक सेफ़ जगह के ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, कैसा सुधरेगा अल्लाह जाने। और दोनों भी जो मिलिट्री के जो कमांडर्स है वो इतने पावरफुल है, क्योंकि जो आरएसएफ का जो ग्रुप है वो ग्रुप के अंडर में पूरी वहाँ की गोल्ड माइंस है, और वो गोल्ड माइंस पूरा गोल्ड जो है वो रशिया को देते रहा है, और रशिया उसको एम्यूनिशन सप्लाई करते रहा है। तो दोनों के पास में इतना असला है, इतना गोला बारूद है कि ये पूरे सूडान को ये दोनों मिलके ही आपस में ख़त्म कर देंगे। आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड अशरफ साहब, आपने हालात ज़मीनी स्तर पे देखे हैं, क्या लग रहा है कैसे, किस तरह से ये युद्ध आगे जाने वाला है, किस तरह से रुकने वाला है, इसको आप किस तरह नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि आपने ज़मीनी स्तर के हालात देखे हैं? जो मैं महसूस कर रहा कि ये जंग जो है ये इस तरह से वहाँ पर हो रही है कि स्ट्रगल ऑफ पावर एंड स्ट्रगल ऑफ ईगो है, क्योंकि ये दोनों एक वक्त में साथ में मिलकर इन्होंने वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अल बशर की, उसको 2019 में इन्होंने टॉपल किया। उस वक्त ये दोनों वहाँ पर एक साथ थे, अब दोनों अलग हो गए, और दोनों में जो कल ईगो और जो पावर का जो लड़ाई है वो ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक कि कोई किसी को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करता। अल्लाह से हम यही दुआ कर सकते हैं कि उनको अल्लाह क्या बोलते हैं अपना वो तौफीक दे, या और कोई ऐसी कंट्रीज़ है जो उनको समझाए कि इससे कहते हैं सूडानीज़ और पोर्ट ऑफ सूडान मतलब सूडानी जो लोग हैं उनको किस तरीके से तकलीफ़ हो रही है। वहाँ पर 5-5 दिन से लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं, मेरी खुद की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी, फिर को जो बीपी की और बाकी दवाइयाँ लगती थी वो दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी, मैं 10-12 दिन से विदाउट मेडिकेशन था। तो वहाँ पर तो और क्या हाल हुआ होगा अल्लाह ही जाने, और किस तरीके से वो लोग वहाँ के सूडान के लोग रहेंगे इसके बारे में तो अभी बस बता ही नहीं सकते। बहुत बुरा हाल है, क्योंकि एक ही मुल्क के मिलिट्री के दो ग्रुप खुद के कलते कंट्री में लड़ना, ये दुनिया में मेरा ख्याल है पहला अजूबा है। ये दुनिया का पहला अजूबा है कि जहाँ पर मिलिट्री के दो कैप्टन्स आपस में ग्रुप बना के एक दूसरे के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं। आखिर में तो मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह, मैं तो खैर खैरियत से आ गया, जो हमारे इंडियंस है जिनके पास में वो हालात नहीं बने या उनके पास में वैसे जैसे आने के लिए कुछ पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, जो जहाँ फंस गया अल्लाह उनकी हिफाजत करे और उनको बखैरियत उनके कलते घर में उनको पहुँचाए। बस यही दुआ कर सकता हूँ मैं। ये अशरफ खान थे जो हाल ही में जो है सूडान में जिस तरह से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है वहाँ से बच के निकले हैं। कई सारी मुश्किल का सामना इन्होंने वहाँ पे किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के जिस तरह से ऑपरेशन कावेरी चला रही है उसी के तहत ये जो है सकुशल अपने घर वापस लौटे हैं। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आदमनी के साथ मैं फैजल खान, यूसे न्यूज़ के लिए।